जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये एक ऐसा जनमत मुद्दा है। अगर ये आने वाले संसद के सत्र के अंदर जो मार्च में हमारा शुरू होने जा रहा है और जो मान्यवर काशीराम की जयंती पर जो 10-11 मार्च को हम लोग इस न्याय अधिकार महाकुंभ को करने जा रहे हैं, तो जातिगत जनगणना कराने की क्यों जरूरत पड़ी हमारे को? वो इसलिए जरूरत पड़ी कि 75 वर्ष के अंदर जो 10% के मनुवादी लोग हैं, जो न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका पर प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, जितने भी सेक्टर देश के अंदर है, जो मूल निवासियों ने देश को आजादी के बाद बनाया, सींचा उनको, उन पर हक अधिकार 10% के लोगों ने अगर नहीं जागते हो तो राष्ट्र लुट जाएगा, राष्ट्र का किसान, आवाम, मजदूर लुट जाएगा, ये आसार नजर आता है। अब हुकूमत में बैठे हुए एक तरह से जुमलेबाज, झूठे तड़ीपार नजर आते हैं। यही मूल निवासी भारतवासी, गरीब, शोषित, वंचित, दलित देश को विश्व गुरु और कृषि प्रधान देश बनाए, आज गद्दी पे बैठे हुए लोग इन्हीं को गद्दार बता रहे हैं। तमाम बच्चे कहते हैं ये क्या दुर्दशा हो गई हमारी, और वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और सबको दिखाई दे रहा है कि ये भ्रष्टाचार नाम पर भी इस देश के अंदर एक पाठ्यक्रम बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी में, और रिसर्च होनी चाहिए। इसमें अधिकांश मात्रा में लोग इस पर रिसर्च कराएं और भ्रष्टाचार खत्म करने के अपने आप रास्ते निकलेंगे। तो हुआ बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए ही तो इस्तीफा दिया था। इतना बड़ा उन्होंने कुर्बानी हमारे लिए ये की थी, आज तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज का बनकर एक पहाड़ के रूप में एक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए जो हमारे सामने आया है और जो अपनी ताकत आने वाले 10 और 11 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां से बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, वहां पर होने जा रहा है। रामलीला मैदान में न्याय अधिकार महासम्मेलन होने जा रहा है और उसकी प्रेस वार्ता में आप सब आए, आप सबका स्वागत है। सबको नमस्कार, जय भीम, जय मंडल। साथियों, ये जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारे समाज और हमारे देश की जो बड़ी बुराई है वो जाति है और जाति आधारित व्यवस्था है, और इसमें सब लोग जो है अपने अपने तरीके से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। यहाँ प्रयास ये हो रहा है कि सब लोग एक बैनर, एक मंच पर आएं और समस्याओं को इकट्ठा करके और उन पर एक साथ मिल करके लड़ाई लड़ी जाए। जैसा कि सबको पता है, मुद्दे एक हैं, लड़ाई का उद्देश्य एक है, बस बटे हुए लोग हैं। इसलिए कोशिश ये है कि इस महा न्याय अधिकार सम्मेलन में सबको जुटाया जाए और सारी समस्याओं की जो जड़ है जातीय जनगणना, उसके लिए पूरा जोर लगाया जाए। साथ में जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे जन जंगल जमीन का है, निगमों का निजीकरण है, न्यायपालिका में जो रिप्रेजेंटेशन है, खासकर जो कॉलेजियम सिस्टम है वो ख़त्म होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उस पर बात होनी चाहिए। जो घुमंतू जनजातियों की समस्याएं हैं, अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई थी नोमेटिक ट्राइब के लिए और आज भी वो उससे संघर्ष कर रहे हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। मुट्ठी भर लोगों के पास पूंजी जमा हो रही है, मतलब पूंजी का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और ये बहुत खतरनाक है। ठेके में जो नौकरी दी जा रही है वो प्राइवेटाइजेशन का एक नया तरीका है, और बैलेट पेपर से चुनाव हो और कुछ और इस तरह के जो बहुजन लोगों के, बहुसंख्यक समाज के जो मुद्दे हैं, खासकर एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण को लेकर के जो समस्याएं हैं, इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं बात करने के लिए। इस एक कह सकते हैं कि पूर्व संध्या पर प्रोग्राम के पहले जो तैयारी का एक प्रयास है, उसमें आप सबका स्वागत है। इसमें हमारे साथ कुछ प्रमुख लोग हैं जो इससे जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। VN वाघ साहब हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं पैगाम के। श्री विजेंद्र यादव जी हैं, WTP की तरफ से, आप यादव यदुवंशी महासभा से जुड़े हुए हैं। और श्री राम विश्वास कुशवाहा जी हैं, आप भोपाल से आए हैं, ये OBC महासंघ से जुड़े हुए हैं। RV यादव जी हैं WTP से। महेश मानव जी हैं, महेश मानव जी एक OBC महासंघ चलाते हैं। और श्री हंसराज हंसराज जांगड़ा जी हैं, आप जो है लड़ रहे हैं कमीशन में, रोहिणी कमीशन और बाकी सारे जो मुद्दे हैं, खासकर रिजर्वेशन के अंदर जो रिजर्वेशन है उसकी लड़ाई को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जितेंद्र साहब, सीनियर वामसेप और पैगाम। हाँ,
बामसेब और पैगाम से जितेंद्र साहब सर यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोग जो है इससे जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। इसमें सबसे पहले मैं वीएन वाघ साहब को आमंत्रित करता हूँ कि सर क्या मुख्य मुद्दा है और महाधिकार सम्मेलन के बारे में आप कुछ बताइए। ये जो हमने 10 और 11 मार्च को जो न्याय अधिकार महासम्मेलन बुलाया है इधर रामलीला मैदान में, इसमें सबसे पहले मैं वीएन वाघ साहब को आमंत्रित करता हूँ कि सर क्या मुख्य मुद्दा है और महाधिकार सम्मेलन के बारे में आप कुछ बताइए। हमने 10 और 11 मार्च को जो न्याय अधिकार महासम्मेलन बुलाया है इधर रामलीला मैदान में दिल्ली के, तो हमारी जो मूल समस्या है यहाँ की ऊंच नीचता की सामाजिक व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था जब तक समाप्त नहीं होती, हमारी कोई भी जो समस्या है बहुजनों की, ये हल नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो फंक्शन होगा रामलीला मैदान में, तो इसमें सैकड़ों जो सामाजिक संगठन है वो हिस्सा ले रहे हैं और उनके माध्यम से जो है ये इधर हज़ारों की तादाद में जो है बहुजनों के कार्यकर्ता और नेता इधर आ रहे हैं। तो इस फंक्शन में हमने बहुजनों के 100 नेता और कार्यकर्ताओं को इधर बुलाया है ताकि वो इधर हमारे समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अभी इधर बताया गया है कि जातिगत जनगणना है, जल जमीन का अधिकार है, ये सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है, ये ठेके की नौकरी जो है ये बंद होना चाहिए। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये हमारे बहुजनों के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब तक ये बहुजन वर्ग के लोग जागरूक नहीं होते तब तक ये कारवा जो है ये आगे नहीं जा सकता। तो इसलिए अलग अलग जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, नेता है और राजनीतिक पार्टी के भी जो नेता है उनको भी हमने इधर बुलाया है, क्योंकि भले ही बहुजनों की सत्ता आती है लेकिन हमारे बहुजन वर्ग के लोग अगर जागरूक नहीं होते तो ये सत्ता जो है ये ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। तो इसलिए बहुजनों को जागरूक करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और हमारे जो महापुरुष थे, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और ऐसे गुरु और संतों ने यही काम किया जागृति का। तो ये जो संगठन के माध्यम से ये जो 10 और 11 मार्च का जो फंक्शन हो रहा है रामलीला मैदान में, ये बहुजनों के जागृति के लिए है। विजेंद्र यादव जी हैं। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबको मेरा नमस्कार। साथियों, 10 और 11 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में देश भर के तमाम सैकड़ों बहुसंघ समाज के संगठनों के द्वारा एक संयुक्त मोर्चा बनाकर संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से 10-11 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर, जो देश के अंदर एक वर्षों पुरानी हमारी मांग है, देश में जो जनगणना के साथ जातिगत जनगणना की, जो अब इस समय जनमत मुद्दा है और जो बहुसंघ समाज की सभी बीमारियों की दवाई है, कहीं ना कहीं प्रमुख मुद्दा जातिगत जनगणना। और जो ईवीएम द्वारा जो बाबा साहब ने हमारा वोट की संविधान के तहत वोट की ताकत दी थी, उस वोट की ताकत को ईवीएम ने खत्म कर दिया। उस वोट की ताकत को बचाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराकर इस देश के अंदर ईमानदारी से चुनाव कराया जाए। इसके साथ तमाम बहुसंघ समाज के मुद्दों पर वहाँ पर बहुसंघ समाज के लोग चर्चा करेंगे, उनके उत्थान के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये एक ऐसा जनमत मुद्दा है। अगर ये आने वाले संसद के सत्र के अंदर जो मार्च में हमारा शुरू होने जा रहा है और जो मान्यवर काशीराम की जयंती पर जो 10-11 मार्च को हम लोग इस न्याय अधिकार महाकुंभ को करने जा रहे हैं, तो जातिगत जनगणना कराने की क्यों जरूरत पड़ी हमारे को? वो इसलिए जरूरत पड़ी कि 75 वर्ष के अंदर जो 10% के मनुवादी लोग हैं, जो न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका पर, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, जितने भी सेक्टर देश के अंदर है, जो मूल निवासियों ने देश को आजादी के बाद बनाया, सींचा उनको, उन पर हक अधिकार 10% के लोगों ने कब्जा जमा लिया है। तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना
अगर ईमानदारी से हो जाती है तो देश के अंदर किस जाति की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कितनी डाउन है, कितनी अपर है, उसके हिसाब से सरकार योजनाएं बनाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी न्यायपालिका, राजनीतिक और कार्यपालिका प्राइवेट सेक्टर में दी जाए। और आने वाले टाइम में जो ईवीएम द्वारा जो वोट की ताकत को हैंग किया जा रहा है, तो हमारा ये मुद्दा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जो भी चुनाव हो उसको बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इसलिए तमाम बहुसंघ समाज के संगठन 10 और 11 मार्च को इस देश की राजधानी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारी संख्या में नहीं, करोड़ों की लोग संख्या में पहुंच रहे हैं और वो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए अपने लोगों को जागरूक करेंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से देश की सरकार को यही कहना चाहता हूं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि बहुसंघ समाज के जो मुद्दे हैं इनको आने वाले संसद के सत्र के अंदर जातिगत जनगणना कराकर उसकी हिस्सेदारी देने का काम करो और बैलेट पेपर से चुनाव कराकर हमारी वोट की ताकत को बचाकर उसको ईमानदारी से चुनाव कराया जाए। और जो ठेकेदारी जो इस देश को बेचा जा रहा है, गेल बेल रेल जेल सब बेच दिया गया, ये इसलिए बेचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 75 वर्ष में बहुसंघ समाज के लोग शिक्षित हो रहे हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, एमएलए, एमपी बन रहे हैं। उनको रोकने के लिए, हमारा आरक्षण खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन लाकर हमारा कॉलम खत्म किया जा रहा है। इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा जो आरक्षण मिला हुआ उसमें जो है हमारा पूरा लागू किया जाए, हमें उसका हक मिले। एक है कॉलेजियम सिस्टम जो अभी इस टाइम आपने देख रहे होंगे जनमत मुद्दा है। एक तरफ तो मंत्री जी कहते हैं कि ये गलत है, चीफ जस्टिस कहता है ये ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ दोनों मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। कॉलेजियम सिस्टम से 75 वर्ष में 350 परिवार वही मनुवादी एक ही जाति के लोग उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं, क्योंकि न्याय ये जो यूपीएससी की परीक्षा की तरह का अगर जजों की भर्ती हो तो कहीं ना कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे भी उसमें जज बन सकते हैं। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना हो, इंटरव्यू व्यवस्था को खत्म कर यूपीएससी की परीक्षा कराई जाए। और आने वाले टाइम में अगर बहुसंघ समाज के लोग इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो जातिगत जनगणना भी होगी और हम अपने अधिकार को ले पाएंगे। इसलिए दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं तमाम बहुसंघ समाज के संगठनों से, बहुसंघ समाज के नेताओं से, बहुसंघ समाज के समाज सेवियों से आह्वान करता हूं कि वो 10 और 11 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारी संख्या में पहुंचकर इस न्याय अधिकार महाकुंभ को कामयाब करें और बहुसंघ समाज के हक अधिकार दिलाएं। RB यादव जी। सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद, क्योंकि हमारी दबी कुचली आवाज़ को देश के और बड़े लोकतंत्र में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 10/11 को हम सभी भारतवासी, मूल निवासी, OBC SC ST माइनॉरिटी के लोगों से हाथ जोड़ करके आह्वान करते हैं कि 10/11 को रामलीला मैदान में अपने हक अधिकार, EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और जाति जनगणना करा करके अपने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और WT और पैगाम के द्वारा ये कहा जा रहा है, क्योंकि भूखा पेट ही क्रांति लाता है, वो समय आ गया। हमारा हक अधिकार छीन करके आज भारतवर्ष को फिर खोखला बनाया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही हम सब का पैगाम है। हम सब भारतवासी हैं, संघर्ष करना हमारा काम है। मेरे भाइयों, ये 3% के लोग, एक विशेष कौम के लोग जो हमारे हक अधिकार को छीन रहे हैं, जो अपने आप को खुद को ही राष्ट्र समझते हैं और खुद की विचारधारा को हिंदुत्व समझते हैं। खुद के द्वारा जब हमारे ऊपर दलित, शोषित, वंचित के ऊपर उपद्रव करते हैं तो कहते हैं सैन्य प्रक्रिया हो रही है। खुद अपने विचारधारा के द्वारा जब हमको गालियां देते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा का वाक्य है। मेरे भाइयों, इनकी पहचान है, ये बुरा करते हैं और बुरा देखते हैं और बुरा ही सुनते हैं। इसलिए सभी जितने भी संगठन हैं भारतवर्ष में, छोटे मोटे, सभी से आह्वान किया जा रहा है कि अब समय आ गया है, एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के एक मंच पे आओ, तभी जा करके हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। और OBC SC मूल निवासी वह सोता हुआ शेर है, जिस दिन जग जाएगा ये सब के सब ढेर हो जाएंगे। इसलिए समय आ गया है। 2024 अगर कहीं आपके हाथ से चला गया तो फिर नवीन रियासतीकरण हो जाएगा, फिर उसी तरह का जैसे राजा महाराजा की तानाशाही चलती थी। आज गद्दी पर देख लीजिए,
गद्दी पर जो बैठे हैं बुज़दिल हैं फौलाद नहीं। आम किसान मजदूर दलित शोषित वंचित का आज एक तरह से देखा जाए कि हम लोगों की बात सुनने वाले यही कह के आए थे कि आप लोगों को 15 लाख खाते में और आपका हक अधिकार दिया जाएगा, किसानों की आय दुगनी की जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं हर रास्ते से भटका दिए हैं। आज घाव पे घाव दे रहे हैं। जब तक एक जगह मरहम लगाया जा रहा है दूसरा घाव हो जा रहा है। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ये कब तक चलेगा? आज पूरा भारतवर्ष देख रहा है, पूरा विश्व की निगाह भारत पे रहती थी। मैं एक पाकिस्तान का छोटा सा एक गाना आप लोगों के बीच में चल रहा है। झुल्ले लाल के बुल्ले लाल ने मिलकर हाहाकार मचाया, झुल्ले लाल के बुल्ले शाह ने मिलकर हाहाकार मचाया, फिर जोगी बुलडोजर लेके घर में आग लगाया। एक बार जो लग जाती है देश बेचैन बीमारी, फिर मरते दम छूटती नहीं तिकड़म की तैयारी। जोगीरा सारा आगे होली है, इसलिए बुरा न मानो होली है। और इनको पूरा विश्व देख रहा है कि इनके यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है। और हमारे यहाँ के लोग अभी सोए हुए हैं। कब तक सोते रहोगे? जागो ये मूल निवासियों। जब भी चाहे अंग्रेज मुगल ब्रिटिश जो भी आए हैं, यही किसान मजदूर और आवाम मूल निवासी ही लड़ करके उनको भी भगाने का काम किए हैं। इसलिए अगर नहीं जागते हो तो राष्ट्र लुट जाएगा, राष्ट्र का किसान आवाम मजदूर लुट जाएगा। ये आसार नजर आता है। अब हुकूमत में बैठे हुए एक तरह से जुमलेबाज झूठे तड़ीपार नजर आते हैं। यही मूल निवासी भारतवासी गरीब शोषित वंचित दलित देश को विश्व गुरु और कृषि प्रधान देश बनाए। आज गद्दी पे बैठे हुए लोग इन्हीं को गद्दार बता रहे हैं। इसलिए 10 और 11 तारीख को सभी लोग विशेष ध्यान दें और जिसको जो सहयोग करना हो, क्योंकि हमारा गरीब मजदूर शोषित वंचित का यह समाज मिल करके लड़ाई लड़ रहा है। सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो सहयोग देना हो उनके लिए भी खाता नंबर दिया जाएगा, वो हमारा सहयोग करें। और क्योंकि निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए सबका सहयोग चाहिए और हमें सभी पार्टी के सभी दलों को सभी संगठनों का आह्वान किया जाता है। सब 10-11 को पहुंचो और सबको मंच दिया जाएगा, अपनी आवाज को बुलंद करो। इन्हीं बातों के साथ भाइयों ये आवाज पूरे देश में फैला दो, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। इसलिए क्योंकि जिनको अधिकार दिया गया था आज रक्षक भक्षक बन गया। पुलिस वाले हमारे ये गरीब भाई दलित शोषित वंचित किसान जाते हैं, आवाज उन्हीं के ऊपर पकड़ करके बंद कर दिया जाता है, उल्टे मुकदमे लाद दिए जाते। जो संकल्प लिया गया था हमारे संविधान निर्माताओं ने कि सबको समता बंधुत्व खुशहाली और सबको समान अवसर मिलेंगे, लेकिन यहाँ 75 साल में उल्टा हो रहा है। प्रारंभ में सबकी शिक्षा लगभग समान थी, एक सी व्यवस्था थी और इलाज की व्यवस्था भी लगभग एक थी और रहने की व्यवस्था में भी ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन आज स्थिति 75 साल बाद उल्टी हो चुकी है। गरीब और गरीब हो गया है और पैसे वाला और पैसे वाला हो गया है। शिक्षा में कितना जमीन आसमान का अंतर हो गया है और इसी तरह से इलाज में लाखों के महंगे इलाज और लाखों की महंगी शिक्षा और लाखों के महंगे मकान। ये देश की 1000 में एक भी व्यक्ति के पास सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है कि 1000 लोग, कम से कम 1000 लोग ऐसे हैं, ये तीनों चीज़ें किसी भी हालत में हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि कहें तो 1000 से भी ज़्यादा हैं। तो क्या देश की स्थिति है? हम विश्व गुरु बनाने चले हैं और विश्व गुरु बर्बादी में जरूर बना दिया है। और भ्रष्टाचार में सुनिए, सभी देशवासी जानते हैं इस बात को कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति अपनी आमदनी का लगभग आधा टैक्स देता है। जो भी सामान खरीदता है, जो भी खर्च करता है, चाहे वो 3000 रुपये महीना कमा रहा हो, चाहे वो 20,000 कमा रहा हो, चाहे 50,000 कमा रहा हो, चाहे 80,000 कमा रहा हो। 1 लाख 2 लाख वालों की तो आमदनी ज़्यादा है, इसलिए उसमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ना है। किसी की 2 लाख आमदनी कर लीजिए, आधा टैक्स ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उसे 1 लाख मिलेगा। लेकिन जो रात दिन मेहनत कर रहा है बेरोजगार व्यक्ति और जो भी सामान खरीदता है, सरकार का उसमें आधा टैक्स जुड़ा हुआ है। उस टैक्स से लाखों करोड़ रुपए बजट में इकट्ठे होते हैं। 30 लाख 35 लाख 40 लाख करोड़ का बजट बनता है और 1% भी एक डिपार्टमेंट में अपने विकास जो बजट आवंटित हुआ है 1% भी कमीशन दिया तो 1000 करोड़ हो गया। 1 लाख करोड़ में 1000 करोड़ और एक नहीं लेता है। पूरे देशवासियों को मालूम है जो
टेंडर होते हैं, कंपनियां सभी जानते हैं, सभी घर में अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, ठेकेदार भी हैं, छोटे बड़े, और सारे जो मंत्री एमपी एमएलए सभी संपर्क है सबके। तो सबको पता है कि हर डेवलपमेंट के काम में जो करोड़ों अरबों रुपए के डेवलपमेंट होते हैं उनमें कमीशन खोरी, उनसे लाखों करोड़ रुपए एक व्यक्ति के पास कमीशन जाता है, और ऊपर के जो बैठे हुए केंद्र में अधिकारी, व्यापारी और ये नेता, उसमें भी मंत्री कह लें, एक हजार करोड़ नहीं, 10-10, 5-5 हजार करोड़ बजट में कमीशन खोरी से। इसी से महंगे प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, और कॉलेज बन रहे हैं, 50-50 लाख रुपए फीस लगती है। ये कहाँ से पैसा आया? किसी की जांच में ढाल दीजिए, सब में घोटाले निकलेगी, सब ब्लैक मनी है। और जिनका पैसा है, जो देश के बहुसंख्यक SC ST OBC मोस्टली उसमें है, 99% वही लोग हैं। अब बाद में कोई एक आध होगा, तो पैसा उन्हीं का, और उन्हीं को घर से बाहर कर दिया, उनको इलाज से बाहर कर दिया, उनको शिक्षा से बाहर कर दिया, और उन्हीं के पैसे से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, उन्हीं के पैसे से अरबों खरबों की कंपनियां चला रहे हैं और देश और विदेश में जमा कर रहे हैं। ये ढांचा इतना बिगाड़ दिया। 90 से जब सामाजिक न्याय के आंदोलन में VP सिंह ने आरक्षण लागू किया 27% OBC के लिए, तो उसी दिन से तय कर लिया गया कि आरक्षण खत्म कैसे किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में ले आइए। और प्राइवेट सेक्टर में तमाम लोग पहले से ही पैसा कमा चुके और अब भी कमा रहे लगातार, तो ये निजी सेक्टर में सब कुछ जा रहा है, निजी क्षेत्र में। तो जिसमें पैसा नहीं है, न उसे कोई लोन मिलेगा, न वो कंपनी चला पाएगा, न उसको कोई शेयर देगा। तो आप खुद लोग समझिए, आप सब लोग विद्वान बुद्धिजीवी हैं, कि देश की इतनी बड़ी आबादी, 1000 में एक आदमी गुजारा नहीं कर पा रहा है, तो कैसा प्रजातंत्र है? बड़े शर्म की बात है। हम लोग डिग्रियां लिए घूम रहे, एक से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां लिए हुए, LLB की डिग्रियां लिए हुए, MBA की डिग्रियां लिए हुए, इकोनॉमिस्ट तमाम अर्थशास्त्री हैं, तमाम प्रोफेसर हैं, और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं देश का ढांचा क्या है और देश का ढांचा किसने बिगाड़ा है, और ये देश का ढांचा ठीक कैसे होगा। इसमें सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि देश को बचाइए। और इसी उद्देश्य से इस 10 और 11 मार्च को रामलीला मैदान में देश के बहुसंख्यक समाज के जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो हम 1000 बता रहे हैं, 1000 में तमाम जो लोग 99 के लिए, चाहे 1000 में एक जो थोड़ा दाल रोटी खा रहा है, गुजारा कर रहा है, बाकी हजारों के हजार गरीब है, तब एक कहीं थोड़ा सा गुजारा कर पा रहा है। इतनी बड़ी आबादी, उसके तमाम संगठन चल रहे हैं। उन सभी संगठन के लोगों को आह्वान किया गया है और सभी नेताओं को आह्वान किया गया है कि आप इस मान्यवर, सबसे पहली बात है जनसंख्या। जनसंख्या किसकी कितनी है ये बहुत जरूरी है। 1931 के बाद हमारे पास आंकड़े नहीं है, और हैं तो वो प्रकाशित नहीं है। आप चाहे किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं, नीति आयोग में जाएं, कहीं भी बड़ी से बड़ी संस्था के अंदर जाएं, जो आप न्याय मांग रहे हैं, SC का है, ST का, OBC का, माइनॉरिटी का, अगर उनको किसी स्वरूप में न्याय नहीं मिल रहा है तो एक शब्द कहा जाता है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। अरे आपके पास आंकड़े नहीं है तो आंकड़े क्यों नहीं ले लेते? अगर 1911 की जनगणना में भी है, लेकिन वो पारदर्शिता नहीं दे रहे, बाहर नहीं निकाल रहे हैं आंकड़े। इसलिए नहीं निकाल रहे, अगर आंकड़ों का पता चल जाएगा तो ये भी पता चलेगा किसके पास कितने संसाधन हैं, उसका वर्गीकरण कैसे हो, वो समानाधिकार कैसे प्राप्त करे। निश्चित तौर से योजना बनानी पड़ेगी। इसलिए ये छद्म बात है कि सबसे पहली बात है कि हमारे जातीय जनगणना होनी चाहिए। सभी समस्याओं का समाधान एक ही में है, क्योंकि हर सरकार का दायित्व है कि वो किसी देश की जो सरकार है उसके हक अधिकार के लिए, उसकी वैभूति के लिए कार्य करे। लेकिन वैभूति के लिए कार्य कैसे करेंगे जब तक उनके पास आंकड़े नहीं है? तो कैसे होगा? क्या योजना बनेगी? किस प्रकार से आगे बढ़ेगा देश? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, और उसके साथ साथ अब बहुत बड़ी बात है, कहीं पर भी प्रतिनिधित्व नहीं है। आप 70 देश आजाद हुए, अब 75 साल के उसमें चल रहे हैं। आप प्रतिनिधित्व देखिए, क्या प्रतिनिधित्व है, कितना प्रतिनिधित्व है। इसीलिए नहीं है कि हमारे को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, न शिक्षा का समान अधिकार है प्राप्त है, और न प्रशासन में हमारे पास है, न स्वास्थ्य के अंदर है, किसी भी तरह से नहीं। अगर शिक्षा में ही नहीं है तो आगे हम बढ़ेंगे कैसे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें प्रतिनिधित्व मिला जाए। मान्यवर, मैं आपको बता दूं कि संविधान के अंदर कहीं आरक्षण नहीं है शब्द। आरक्षण हजारों सालों से जो गुलामी का आधार पर
हमारे को दबाया जा रहा है, उसका प्रतिफल है आरक्षण। आरक्षण को दिख नहीं है, इसलिए न्यायिक आयोग का प्रतिनिधित्व हो। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2010 के अंदर निर्णय दिया था कि सभी के सभी जितनी भी पंचायत और निगम है उनके अंदर ओबीसी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि SC ST का तो हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए ही तो इस्तीफा दिया था। इतना बड़ा उन्होंने कुर्बानी हमारे लिए ये की थी, आज तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो अभी जो यूपी के अंदर है, बिहार के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, महाराष्ट्र के अंदर हुआ, तो उन्होंने भी ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग स्थापित किया। तो मेरा यहाँ से भी हम सब मांग करेंगे कि सारे भारत के अंदर ये ट्रिपल टेस्ट के आधार पर प्रतिनिधित्व हो, ताकि पंचायतों के अंदर और निगमों के अंदर भी हमारी भागीदारी हो, ताकि निचले स्तर के आधार पर हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा तो और देश आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देश का जो मूल आधार है वो पूंजीवादी स्थिति में चला हुआ है। अगर पूंजीवादी स्थिति पे है तो प्राइवेटीकरण है, तो यहाँ भी हमें आरक्षण चाहिए। आप देखेंगे चाहे अमेरिका चले जाओ या दूसरे देशों में चले जाओ, वहां पर भी प्रतिनिधित्व दूसरे गरीब लोगों का, अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। तो यहाँ क्यों नहीं, किस लिए नहीं? अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो निश्चित तौर से हर जगह प्रतिनिधित्व हो। हमारी यही मांग रहेगी इस मंच से, और ताकि देश आगे बढ़े। ये पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद भी आपका करना चाहता हूं कि आज की परिस्थितियों में जब इस देश की बहुसंख्यक वर्ग की बात कोई भी मीडिया, या ये कहिए कि ब्राह्मणवादी मीडिया उनकी बात नहीं करता, ऐसे समय में बहुजन के लोगों ने जो अपना मीडिया का जो स्तंभ खड़ा किया है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि मीडिया के बिना साथियों हमारी बात, हम बहुत काम करते हैं, वो दबके रह जाती है। तो मीडिया का जो हमारे समाज के नेता हैं उनकी बात को पहुंचाने का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं खुद भी प्रिंट मीडिया से जुड़ा रहा हूं, अब से नहीं, काशीराम जी के समय में जब मैं उनके साथ काम करता था तब भी बहुजन संगठक को मैंने देखा। से अलग हुए तो मैंने खुद ने अपना एक पेपर इस्टेब्लिश किया बहुजन संघर्ष के नाम से। वामसेप ने उसका पूरा सहयोग किया और वो भी निरंतर लगभग 15 साल तक चला। वाघ साहब उसके गवाह हैं, जस्टिस वाघ साहब जो आपके बीच बैठे हैं वो हमारे गवाह हैं। तो साथियों, हमने भी अपने तौर तरीके से प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया, लेकिन साथियों हमें जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता हमें आज तक नहीं मिली। और इसी दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरे जोर शोर से हावी हो गया, तो प्रिंट मीडिया का जो वजन है वो काफ़ी कम हो गया। तो साथियों, आपकी भूमिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी भूमिका बन गई है। तो मैं आपसे इतना ही गुजारिश करना चाहूँगा कि साथियों, देश को आज़ाद हुए 75 साल गुजर गए और इस 75 साल में अभी भी हम संघर्ष के रास्ते पर ही हैं, जबकि आबादी के हिसाब से सत्ता के केंद्र बिंदु हम होने चाहिए थे। जो नेतागण आज इस मंच पर बैठे हैं इनके हाथों में बागडोर होनी चाहिए थी, लेकिन आज भी हम लोग सड़क पर हैं और सड़क पर ऐसे
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हम अपनी बात कर रहे हैं, वो भी बात हमारे लिए आज एक नागवार से गुजर रही है। मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो प्रेस है उसका कितना बड़ा रोल होता है। एक बार कुछ विदेशी पत्रकार जब भारत आए, जब देश के विभाजन की बात चल रही थी, तब वो 3 भारत के जो महान बड़े व्यक्ति थे उनका वो इंटरव्यू लेना चाहते थे। उनमें एक मिस्टर जिन्ना थे, महात्मा गांधी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं। वो जिन्ना के पास गए, जिन्ना सोते हुए मिले, गांधी के पास गए, गांधी के सोते हुए मिले, लेकिन लास्ट में जब वो बाबा साहब के बंगले पर पहुंचे तो बाबा साहब रात के 12 और 1 बजे के बीच में पढ़ रहे थे। कोई नहीं, मुझसे समझ तो उन्होंने सब एक ही बात कही कि बाबा साहब आप इतनी रात में भी जाग रहे हो। तो बाबा साहब ने उन पत्रकार बंधुओं को कहा कि भाई, गांधी का समाज, अगर गांधी सो रहा है तो उसका समाज जाग रहा है, अगर जिन्ना सो रहा है तो उसका समाज जाग रहा है, लेकिन मेरा समाज सो रहा है, इसलिए मैं जाग रहा हूं। तो साथियों, आज हमारा समाज अभी भी सोया हुआ है। ऐसे माहौल में आपकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूं कि आज जो ये संयुक्त मोर्चा SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज का बनकर एक पहाड़ के रूप में एक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए जो हमारे सामने आया है, और जो अपनी ताकत आने वाले 10 और 11 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां से बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, वहां पर होने जा रहा है, उस 10 और 11 के कार्यक्रम को आप पूरी तरह से हाईलाइट करें, संदेश को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि आज जो हम ये मांगने की बात कर रहे हैं, मांगने की ये बात हमें छोड़कर हमें सीधा चुनौती इस देश की राजनीति को देना होगा, इस सत्ता को देना होगा, और इस देश की सत्ता को हमें हाथ में लेना होगा। और आने वाले जो 2024 का चुनाव है, हमें अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर एक रणनीति बनानी होगी, एक जगह बैठकर रणनीति बनानी होगी कि ऐसे में हमें किस तरीके से जिन लोगों ने इस देश की हालत ऐसी बनाई है, उनको कैसे यहाँ से भगाया जाए, कैसे हटाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस मंच का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय भीम,